तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक का पार्ट सेकंड का वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हमारा आता है पहला टॉपिक ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ऊष्मा बच्चों, जैसे कि आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऊष्मा क्या है ना, जब एक तंत्र तथा उसका परिवेश विभिन्न तापों पर स्थित होता है और उनके मध्य ऊर्जा के विनिमय के स्वरूप को ऊष्मा कहा जाता है। जब कोई एक सिस्टम और उसको चारों ओर से जो घेरा हुआ परिवेश या बाउंड्री होती है, जो उसमें विभिन्न हमारे टेम्परेचर स्थित होते हैं और उन टेम्परेचर के मध्य जो ऊर्जा का विनिमय होता है का ही स्वरूप क्या होती है? ऊष्मा होती है। ठीक है। तथा किसी तंत्र द्वारा ग्रहण की गई या त्याग की गई ऊष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊष्मा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ऊष्मागतिकी का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इसका, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान स्थिर होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान स्थिर होता है। थर्ड पॉइंट, जब भी ऊर्जा की निश्चित मात्रा किसी रूप में विलुप्त होती है तो वह संतुलित मात्रा में किसी अन्य रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, उसका विनिमय हो सकता है। ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम गणितीय रूप में देख लेते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय सूत्रीकरण इस प्रकार है। माना कि किसी विशिष्ट दशा में एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान U1 है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा का मान U1 है। माना कि तंत्र को Q ऊष्मा प्रदान की गई। क्या की गई? Q ऊष्मा प्रदान की गई, जिससे उसी आंतरिक ऊर्जा का मान U1 से बढ़कर U1 + Q हो जाता है। यदि तंत्र पर W कार्य किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में और वृद्धि होती है और अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका बच्चों। U2 = U1 = Q + W। ठीक। जहाँ पे Q2 क्या है? आंतरिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा Q2, और Q1 क्या है? आंतरिक ऊर्जा का मान क्या था? U1 से बढ़कर U1 + U हो जाता है। ऊपर हमने बताया था, यहाँ पे आपको वो है ना। तो U2 - U1 = Q + W। तो डेल्टा Q = Q2 - Q1। तो डेल्टा U = U2 - U1। तो डेल्टा U = Q + W। Q क्या है हमारा यहाँ पे? डेल्टा Q है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पे बताया था ना, माना कि तंत्र को Q ऊष्मा प्रदान की गई जिसमें आंतरिक ऊर्जा का मान U1 से बढ़कर U1 + W Q हो जाता है, जबकि उसमें जो कार्य है W है और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि अंतिम ऊर्जा का जो आंतरिक ऊर्जा है U2 हो जाता है। तो U2 = U1 = Q + W। जो Q यहाँ पे हमारा क्या है? Q ऊष्मा प्रदान की गई ऊष्मा को, और W क्या हमारा कार्य है, तंत्र पर किया गया कार्य। ठीक। तो इस चीज़ को डेल्टा Q कह दिया। तो डेल्टा U = Q + W। ये चीज़ आ गया, जहाँ पे डेल्टा U क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा U = तंत्र की दी गई ऊष्मा Q, ठीक, प्लस तंत्र पे किया गया कार्य W। तो डेल्टा U = Q + W। तो ये था हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय सूत्रीकरण।
दूसरा आता है एंथैल्पी तथा एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी क्या है? किन्हीं विशिष्ट दशाओं में एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के कुल योग को तंत्र की एंथैल्पी कहा जाता है, जहाँ H=U+PV, जहाँ पर H क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन है, Q आंतरिक ऊर्जा है, P दाब है और V आयतन है। ठीक, अब आता है आपका डेल्टा H तथा डेल्टा U में हमारा इसमें संबंध पढ़ लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए संबंध इसमें डेल्टा U, डेल्टा H तथा डेल्टा Q निम्न समीकरण द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। डेल्टा H= डेल्टा Q प्लस P डेल्टा V। तो PVA=NART, जहाँ VA क्या है? अभिकारकों का कुल आयतन, और Na क्या है? अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या। ठीक, इसी प्रकार PVB=NBRT, जहाँ VB क्या है? उत्पादों का कुल आयतन, और NB क्या है? उत्पादों के मोलों की कुल संख्या। तो PVB माइनस PVA=NBRT माइनस NART, जहाँ P NB माइनस, जहाँ P कॉमन ले लिया, VB माइनस VA=RT NB माइनस NA। तो P डेल्टा V डेल्टा NRT। ठीक, यदि P डेल्टा V डेल्टा NRT में डेल्टा P डेल्टा V के मान समीकरण डेल्टा H= डेल्टा U प्लस P डेल्टा V में रखने पर तो डेल्टा H= डेल्टा V प्लस डेल्टा NRT हो जाता है। तो ये था हमारा डेल्टा H तथा डेल्टा U में संबंध था। ठीक, अब आता है हमारा ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा होगी अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है तथा इसमें डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। ठीक है, होता है डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। जैसे C+H2O प्लस 131.4 kg, तो ये इसने क्या बनाया? ये हमारा CO बन गया प्लस H2, यानी कि CO प्लस H2। यहाँ पे हमारा डेल्टा H का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो C+H2O CO प्लस H2, तो यहाँ डेल्टा H= प्लस 131.4 kg, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है? अवशोषित की जा रही है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसमें ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। 2H2 प्लस O2 2H2O प्लस 512.4 kg, 2H2 प्लस O2 2H2O, डेल्टा H माइनस 572.4 kg। यहाँ पे डेल्टा H क्या है? माइनस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है उत्सर्जित हो रही है। तो ये थी ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं थी बच्चों। इसमें अंतर भी पूछा जाता है, उनका डेफिनेशन भी आ जाती है। अब आती है हमारी दहन ऊष्मा, जिसको डेल्टा CH0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी यौगिक के एक मोल को पूर्णतः जला देने की क्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन ऊष्मा कहते हैं। तो दहन ऊष्मा देख लेते हैं। तो दहन ऊष्मा हमारी CH4 प्लस 2H2O गैस स्टेज में है, तो ये बन गया CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। ये मीथेन है। ठीक है, ये हमारी दहन ऊष्मा हो गया। मीथेन का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आता है हेंस का नियम। हेंस का नियम जो है स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम भी होता है। इस नियम के अनुसार ऊष्मा गति के प्रथम नियम पर यह आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हो रहे एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि से बनाया गया हो।
एंथैल्पी परिवर्तन के मान डेल्टा H1 व डेल्टा H2 है, जहाँ डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होता है। ठीक है।